हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द ब्लैक मंडे, यानी कि द ग्रेट क्रैश ऑफ द स्टॉक मार्केट इन यूएसए एंड द होल वर्ल्ड, इन पाकिस्तान द ग्रेट क्रिप्टो क्रैश। और बेसिकली स्टॉक मार्केट होती क्या है, कैसे काम करती है, कैसे क्रैश करती है, अप एंड डाउन किस तरह होती है, जब वो अप एंड डाउन होती है तो आपके अंदर बाहर किस तरह होता है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों को ये नॉलेज देनी भी ज़रूरी है कि स्टॉक्स की गेम चलती किस तरह है और इससे लोग वेल्दी से वेल्दी किस तरह होते हैं। तो घुस के पड़ते हैं स्टॉक्स की क्रैश में आज बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, भूल तो नहीं गए हमें। रमज़ान प्लस ईद प्लस कुछ बिज़नेस मसरूफियात की वजह से, मैंने आपको बताया था कि मैं ईद के बाद शॉर्ट होने वाला हूँ मुल्क से, कुछ बिज़नेस मसरूफियात की वजह से मैं रेगुलर कंटेंट नहीं बना सका। लेकिन जब मैं ब्रेक पे भी होता हूँ तो क्योंकि बिज़नेस का काम कर रहा होता है, लोगों से मिल रहा होता हूँ, तो तजर्बे में इजाफा ही हो रहा होता है। और आपके पास जब भी आता हूँ तो आपके पास कुछ बताने के लिए ही आपको होता है। बहरहाल रमज़ान में हमारी मीटिंग थोड़ी कम रही, हम ऑलमोस्ट 40th वीडियो पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि वो टाइमिंग्स ऑड थे और वगैरह वगैरह, उससे मुझे भी थोड़ा टाइम मिला, मुझे भी ज़रा लुक बैक करके बिज़नेस को टाइम देने का मौका मिला एंड एवरीथिंग। अगर आपने भी कनेक्ट होना है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक है, जिस पे आके आप अपनी करियर और बिजनेस बेस्ड कंसल्टेंसीज बुक कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे वहाँ से मिल जाते हैं, मैं उनके साथ काम कर लेता हूँ, वेबसाइट बनाने का, ग्राफिक्स का, और वैसे भी कम्युनिटी से कनेक्टेड रहता हूँ। पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो में कहीं मिस ना हो जाए। तो जी, द बिग क्वेश्चन कि ये हुआ क्या है, ये इसकी आपने न्यूज़ देखी होगी या इसका आपने देखा होगा कि सारा मामला क्या है। स्टॉक्स गिर गए हैं यूएसए में, बैजा बैजा हो गई है, ट्रंप ने क्या कह दिया ऐसा कि स्टॉक्स गिर गए, मार्केट क्रैश, पाकिस्तान में भी 6000 पॉइंट गिर गई है पीएसएक्स। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो मेरा आप सबको ये बातें बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आप क्योंकि मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, और फिर स्टॉक मार्केट में गिराव क्या होता है और चढ़ाव क्या होता है, वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। बेसिकली तो ये बिजनेस की बड़ी कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है जो सबको पता होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का इतना दौर नहीं है तो इसलिए नहीं पता होती, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बेसिकली कंपनी स्टार्ट होती है जब एक बंदा होता है तो वो सोल प्रोप्राइटर होता है, जब मल्टीपल पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप होती है, जब वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करते हैं कि अब हम इस कंपनी को बिगर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, एक बोर्ड होता है, एक सीईओ होता है, एक चेयरमैन होता है, और उससे अगली स्टेज होती है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। सो फॉर एग्जांपल एंग्रो की बात करें, नेस्ले की बात करें, टेस्ला की बात करें, बेसिकली पाकिस्तान में हर वो कंपनी जहां पे सैलरियां टाइम पे आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि वो बिजनेस के ऑपरेशंस पे डिपेंड नहीं कर रहे होते पैसों के लिए, बल्कि वो स्टॉक्स पे और स्टॉक की ट्रेडिंग पे डिपेंड कर रहे होते हैं। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है 4 बंदों के साथ, और हम अपने स्टाफ की सैलरी देते हैं जब हमारा बिजनेस करता है, जब उसमें सेल आती है उसमें से जो बचत होती है उसमें से सैलरी देते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात है। अगर फॉर एग्जांपल हमने 2000 या 25,000 के स्टाफ पे जाना है तो फिर हम अपने बिजनेस साइकिल के साथ अपनी सैलरीज को अटैच नहीं कर सकते, हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जो रेगुलर कैश हमारा आता रहे, तो हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाते हैं। विच मीन्स कि हम अपनी कंपनी का एक छोटा सा चंक या बड़ा सा चंक मार्केट में फ्लोट करते हैं और लोगों को कहते हैं कि ये देखो भाई, हम 20% शेयर्स डाइल्यूट कर रहे हैं और ये ओपन मार्केट में दे रहे हैं। इस 20% की अब पब्लिक मालिक है। तो जब पब्लिक मालिक है तो प्लॉट की तरह जब वो शेयर ओपन होता है वो 20 रुपए का बिका, फिर क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ने लगी, जैसे मिजान बैंक है, नेस्ले है या बैंक अल्फला है, जब वो बढ़ने लग गया तो फिर उसके ऊपर ऑन स्टार्ट हो गया, और जिसको आप ओन कहते हैं, ऑन स्टार्ट हो गया, और एक बंदे से दूसरे बंदे पे जब वो ट्रेड होने लग गया तो उसकी वैल्यू ऊपर जाने लग गई। विच मीन्स कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे ही लोग उसको बेचना शुरू करेंगे, विच मीन्स उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, उसकी प्राइस गिरना शुरू होगी। ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना है। सो डिमांड क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक फाइनाइट नंबर ऑफ घड़ियां अवेलेबल हैं, लिमिटेड एडिशन घड़ियां अवेलेबल हैं, तो पूरी दुनिया में से लेट सपोज इस घड़ी के 300 मॉडल हैं और हर बंदा चाह रहा है कि उनको मिले, तो मजबूरन इसकी प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि ये चीज़ नायाब होती जाएगी। लेकिन अगर ये रेडिली अवेलेबल होगी, हर स्टोर पे होगी, तो हर बंदे के लिए कोई वैल्यू की चीज़ नहीं होगी। विच मीन्स के लोग इसकी तरफ, सप्लाई इनफ है, ये क्वांटिटी ज़्यादा में मौजूद है और लोग इसकी तरफ उतने क्रेजीली रागिब नहीं हो रहे, इसलिए इसकी प्राइस इन कंट्रोल रहेगी। तो जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसका स्टॉक क्योंकि नायाब होता है उसकी वैल्यू ऊपर जानी शुरू हो जाती है, और यही असूल है स्टॉक मार्केट का। हर मुल्क में जो कंपनीज पब्लिक लिमिटेड हो जाती हैं वो कंपनीज मिल के 100 कंपनीज, 200 या 2000 कंपनीज मिल के एक
स्टॉक मार्केट बनाती हैं उस कंपनी की, विच मीन्स कि उसकी इंडेक्स होगी, नंबर 1 पे कोई एक कंपनी होगी, नंबर 2 पे कोई दूसरी कंपनी होगी, बाय वॉल्यूम ऑफ शेयर्स और बाय परसेंटेज ऑफ चेंज, और करते 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 इस तरह हर मुल्क की अपनी अपनी एक स्टॉक मार्केट है। अगर यूएसए की स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें यूएसए की टॉप कंपनीज लिस्टेड होंगी, वहां पे ट्रेडिंग हो रही होगी उनकी, क्योंकि वो एक लिमिटेड डाइल्यूट कर चुके हैं। अब जब एक बंदे ने दूसरे को बेचना है वो ऑन रख के बेच रहा है मार्केट रेट के हिसाब से। सो अगर टेस्ला ने अपना $20 का शेयर लॉन्च किया था, जब वो किसी और को बिकेगा तो हो सकता है $21 का बिके, फिर 22 का बिके, करते करते ये बात आगे चलती जाएगी। हर मुल्क की अपनी अपनी स्टॉक मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट की वैल्यू डिटरमिन करता है उस कंपनी की परफॉर्मेंस का मैट्रिक, और उसमें पैसे कौन लगाते हैं? आप, मैं, जिनको रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, और हमसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लैक रॉक, और वो उनका काम ही ये है कि वो अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, या बर्कशायर हैथवे, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर हैं। वो हमें फुद्दू बना के पैसे बना सकते हैं, हम उनको फुद्दू नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम ऑफ मनी है। सो फॉर एग्जांपल, हर्षद मेहता की तरह अगर बर्कशायर हैथवे का सीईओ आज ये डिसाइड करे कि मैंने कंपनी को पंप करना है, तो वो उसके शेयर मार्केट में से थोड़े थोड़े करके खरीदना शुरू करेगा। लेट सपोज कि उसके पास $1 अरब है और 1 अरब लोगों के पास $1 है, तो वो अगर फॉर एग्जांपल 100 मिलियन के हिसाब से बाय करेगा, तो मार्केट में से सप्लाई शॉर्ट होने लग जाएगी, उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। नतीजे में हम जैसा रिटेल इन्वेस्टर इस बैंड वैगन में कूदेगा। जब कूदेगा तो उसने अगर फॉर एग्जांपल 20 का लिया हुआ है और वो प्राइस बढ़ती जा रही है, तो उसने अगर ज्यादा क्वांटिटी में शेयर लिए हुए हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर के उसमें कूदने से वो प्राइस और ऊपर जाएगी। 23 का होगा, 24 का होगा, 25 का होगा। 25 पे जाके उसके पास ये राइट है कि वो अपने सारे शेयर बेच सकता है, और हमारी करंट प्राइस जो है वो 15 पे आ जाएगी। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो चलाता है स्टॉक मार्केट को, और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अमूमी तौर पर अगर वो फॉर एग्जाम्पल लेवरेज ट्रेडिंग कर रहा है तो वो इसमें फक होता चला जाता है। यही हुआ यूएसए की स्टॉक मार्केट के साथ। यूएसए के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो दुनिया का इकोनॉमिक हब है। सो मच सो कि हमारे इकोनॉमिक के प्रोफेसर कहते थे कि व्हेन यूएसए कैचेस अ कोल्ड द होल वर्ल्ड स्नीजेस, यानी कि जब जुकाम यूएसए को होता है तो पूरी दुनिया को छींकें आती है, क्योंकि वो फाइनेंशियल हब है, क्योंकि पेट्रो डॉलर की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग डॉलर्स में होती है, और इसलिए क्योंकि यूएस सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स के अंदर मैक्सिमम मुल्कों के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हुए हैं ड्यू टू देयर ट्रस्ट इन यूएसए, बिकॉज दे हैव कंट्रोल ओवर आईएमएफ, दे हैव कंट्रोल ओवर वर्ल्ड बैंक, दे हैव कंट्रोल ओवर द डेट सीलिंग फॉर एन अदर वीडियो वगैरह वगैरह। बेसिकली यूएसए मनी मार्केट का किंग है, और यूएसए के हिसाब से ही दुनिया चलती है। सो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यूएसए की मार्केट में पैसा लगाया हुआ है। ओके, अब जब ट्रंप ने ये पीछे छुट्टी के दिन रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया, तो उस दिन दुनिया में क्या हुआ? सो दुनिया में 3-4 बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं, इकोनॉमिक मार्केट के क्रैश। एक 1930 में था, उसके बाद हल्का सा 1950 में था, फिर 1987 में जो आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में देखा, जिसको बोलते हैं द ब्लैक मंडे, वो था जिस दिन सबकी फट के ब्लड बाथ हो गई। उसके बाद 99 का .com बबल था, फिर 2008 का फाइनेंशियल मॉर्गेज क्राइसिस था, और फिर कोविड, और उसके बाद अब ये 2025 का क्राइसिस है जिसको ब्लैक मंडे कहते हैं। ये ब्लैक मंडे कह रहे हैं 1987 के बाद अब आया। हुआ क्या? बेसिकली उसने कहा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? आज इकोनॉमिक्स की बातें हैं, मुझे नहीं पता आपके लिए ड्राई हैं या वेट हैं, लेकिन स्लिपरी व्हेन वेट ये आप याद रखिएगा। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो इन अ वेट प्लेस देन अ ड्राई प्लेस, बिकॉज इट कॉजेज रगड़े। एनीवेज, तो हुआ ये कि उसने कहा कि भाई देखो, जब हम पूरी दुनिया के साथ यूएस, क्योंकि ट्रंप एक खुद बिजनेसमैन है, उसने कहा जब हम पूरी दुनिया के साथ ट्रेडिंग करते हैं, हम उन पे टैक्स लगाते नहीं है, वो हम पे टैक्स लगाते हैं। टैक्स लगाते हैं तो हमें ट्रेड डेफिसिट उठाना पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंस की वजह से यूएसए को लॉस उठाना पड़ता है। तो जितना मुल्कों ने हम पे टैक्स लगाया हुआ है, हम भी रिटेलिएट करेंगे और हम उन पे रिवर्स टैक्स लगाएंगे। और क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि चीन जो है, जिसको चाइना बोलते हैं, वो अगली इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की दौड़ में है। दैट्स वाई दे आर पुशिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, क्योंकि लिथियम की जो रिजर्वॉयर्स हैं वो एशिया की साइड पे हैं, यूएस साइड पे नहीं है। इसीलिए आपको यूएसए में इलेक्ट्रिक इंजन की एडॉप्शन नज़र नहीं आती, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन लिथियम, क्योंकि वो लिथियम आयन बैटरीज बनाता है, और वहाँ पे इसकी एडॉप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो कोर है 30% ऑफ द प्रोडक्शन है वो चाइना के थ्रू हो रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली वो साउंड है, गैसोलीन में वो इतने साउंड नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को?
तो वो पूरी दुनिया के ऑटोमोटिव को उस तरफ कर रहे हैं और चाइना अपनी सुपर पावर लेना चाहता है। तो इस सारी स्ट्रेटेजिक गोल्स को जहन में रखते हुए ट्रंप ने कहा हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी मुल्क ने उनके ऊपर 50% टैक्स लगाया हुआ है तो उन्होंने कहा कि हम तुम पे 25% टैक्स लगाएंगे, अदर देन द जो टैक्स पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है। ले दे के बात ये पहुंची कि चाइना पे 104% की इंपोर्ट ड्यूटी पड़ गई, यानी कि अगर एक मोबाइल का केस $5 का अभी यूएसए में रिटेल में मिल जाता है तो वो 100 यानी कि $10 डबल कीमत हो गई। इसकी वजह से चाइना ने उनकी रिटेलिएशन में यूएस प्रोडक्ट के ऊपर 34% टैक्स इंपोर्ट कर दिया, जिसका मतलब है कि अगर $1000 का आईफोन चाइना में आपको मिल रहा था तो वो अब $1300 का मिलेगा, $1340 का, और इस तरह करके इकोनॉमिक वॉर छुड़ गई। इसकी वजह से मार्केट का क्या ताल्लुक है, मार्केट का क्या ताल्लुक है आपको वो बताने लगा हूं। सो यूएसए में पैसे लगाने वाले यूएसए के अपने लोगों के अलावा पूरी दुनिया के लोग हैं जो यूएसए के बैंकों में और यूएसए की इकोनॉमी में ट्रस्ट रखते हैं और उन्होंने यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड्स उठाए हुए हैं या यूएसए की मार्केट के अंदर डॉलर्स में स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। वो इन्वेस्ट उन्होंने क्यों किए हुए हैं? क्योंकि उनके पास बचत थी। अगर उनके पास बिजनेस में बचत होगी तभी वो यूएसए में पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना। इन्वेस्टमेंट तभी कर सकता है कोई जब उसके पास बचत हो। ट्रंप की इस पॉलिसी को लगाने की वजह से हुआ ये कि उनको ये समझ आई कि हम अगर अगले 3 महीने यूएसए के साथ बिजनेस करेंगे और हमारी कॉस्ट अब डबल हो गई है, विच मीन्स कि एक मोबाइल का केस जो एक बंदा अली एक्सप्रेस वाला बंदा स्टोर पे एक बंदा है जो यूएसए में बेच रहा है और $5 की बिक रही है, तो वॉलमार्ट पे तो उससे सस्ती चीज मिलेगी, यूएसए मेड है, विच मीन्स कि चाइनीज प्रोडक्ट का वो जो बिजनेस है वो अब उस तरह से ठप होने लग गया। तो उन्होंने उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने और उन रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे शेयर बेच के वापस खींचे। सो क्योंकि पूरी दुनिया का एक प्रेशर यूएसए पे आया विच ट्रंप को पहले ही पता था और वो चाहता था ये हो, वो बताता हूं आगे जाके कि ऐसा क्यों है, वो खुद भी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो क्योंकि ये सारे पैसे यूएसए की मार्केट से खींचे गए, विच मीन्स सेलिंग हुई, डंपिंग हुई। जब सप्लाई ज्यादा हुई, मैंने क्या पहले बताया, जब सप्लाई ज्यादा हुई तो प्राइस गिरी, जब प्राइस गिरी तो क्रैश आया। उस क्रैश में जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से क्रैश आया तो उसमें कूदे आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 85,000 पे का, उन्होंने कहा बेचो बेचो भाई, 1000 के लॉस से बचो, पता नहीं कहां पे चले जाना है। सो क्रिप्टो में क्रैश आया, स्टॉक मार्केट में क्रैश आया, इंटरेस्ट रेट और वो सारी जगह पे आग लग गई कि पता नहीं अब क्या होने लगा है। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी क्रैश आया। उसकी वजह ये है कि हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं उनका एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स की वजह से आता है। जब उनको समझ आई कि हमें तो अपने पैसे वापस खींचने पड़ेंगे क्योंकि हमें तो फलां जगह पे लॉस होने लगा है, तो पाकिस्तान में भी सेलिंग हुई और सेलिंग की वजह से पाकिस्तान की मार्केट भी गिरो। सो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की वजह से एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पुल बैक आया और उस पुल बैक के रहते रिटेल इन्वेस्टर का पुल बैक आया, नतीजतन स्टॉक मार्केट गिर गई। रिसेशन 2025 अभी तक अनाउंस नहीं हुआ क्योंकि अब वो बड़े ढीठ हो गए हैं, वो ये मानते नहीं है कि हम इकोनॉमिक रिसेशन में चले गए हैं, लेकिन बहरहाल रिसेशन माइट बी लोडिंग इन द यूएसए। ये वजह है यूएसए की स्टॉक मार्केट क्रैश होने की। इसमें से जरनामेनियक्स ने अपना फायदा कैसे करना है अब आपको वो बताने लगा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि आज पाकिस्तान में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 3,25,000 रुपया है और मैं आपको कहूं कि यार एक दुकान है जो वो आपको 1.5 लाख रुपए में दे रही है, तो क्या आप अपनी बहन बेटी के अलावा बाकी सब कुछ बेच के वो गोल्ड खरीदेंगे या नहीं? आप खरीदेंगे। आप क्यों खरीदेंगे? आप इसलिए खरीदेंगे कि यार ये चीज़ की रियल इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू 3.25 लाख है, हमें आधे पैसों में मिल रहा है तो हमें ये फ़ौरन लेना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड द डिस्काउंट। तो अगर आप गोल्ड के साथ यही करेंगे तो फिर आप डिजिटल एसेट्स के साथ भी यही काम क्यों नहीं कर रहे? अब इस सिचुएशन में 2 तरह के लोग हैं। सो एक बिजनेस का असूल है, बल्कि इन्वेस्टमेंट का असूल है, व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट बाय ओनली देन। सो इस वक्त ब्लड इन द स्ट्रीट है, मार्केट ऐसे क्रैश हुई है जैसे गरीब जब किसी से उधार लेके वापस नहीं कर पाता तो उसके घर का जो गेट है वो लेने वाले जिस तरह क्रैश करते हैं उस तरह मार्केट क्रैश हुई है, विच मीन्स दिस द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि जिसके पास भी $2,000-3,000 पड़ा हुआ है विदाउट फ्यूचर्स, विदाउट लेवरेजिंग, किसी ना किसी डिजिटल एसेट में डाल दो। मैं इंस्टाग्राम पे बता चुका हूं कि स्टॉक्स उठाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार ट्रस्ट का बंदा है यूएसए में, उससे टेस्ला के स्टॉक उठवा लें, एप्पल के उठवा लें, 3-4 में डाइवर्सिफाई कर लें। बट दिस इज द परफेक्ट टाइम दैट यू कैन एंटर द मार्केट। $2-3 हज़ार जिसके पास पड़े हुए हैं या वो क्रिप्टो में चला जाए
अपनी जिम्मेदारी पे अपना मर्जी से कॉइन देख के, बट वो क्रिप्टो में जा सकता है, स्टॉक्स में जा सकता है और इस तरह की और चीज़ों में जा सकता है। अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन ईद से 3 दिन पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि लॉन्ग करने वालों को नुकसान होगा, और साथ ये समझाया था कि हाउ मैनी अमेरिकन आर बिहाइंड ऑन देयर डेट, और 2008 में भी इतने लोग पीछे नहीं थे जितने इस वक्त पीछे हैं, विच मीन्स अमेरिका एक इन्फ्लेटेड वैल्यू पे जिंदा है और ये बबल फटेगा और सबकी फटेगी। और 10 दिन भी नहीं गुजरे और वो बात ट्रू हो गई, विच मीन्स के आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी मेरे से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ मूव कर रही है। मैंने आज से 3 महीने पहले वीडियो बना के कहा था कि एनवीडिया की जो हाइप है ना, ये फेक है, और एनवीडिया उसके बाद गिरा, अभी तक उठ नहीं पाया। तो यानी कि तकरीबन वो 200 से ऊपर था, आई थिंक उससे भी नीचे आ गया और समथिंग फिगर लाइक दैट। तो पॉइंट है कि अगर मैं आपको गोल्ड की एग्जांपल दूं तो डेफिनेटली आप उसको खरीदेंगे, तो फिर आपको भी डिजिटल एसेट में एंट्री लेनी चाहिए। छोड़ें ये माइंडसेट कि प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है। जो चीज़ आपको साल का 10-12% रिटर्न दे सकती है उसकी तरफ आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, और अगर आपका हाथ पड़ता है तो आपको किसी ना किसी डिजिटल एसेट में घुस जाना चाहिए। दिस माइट नॉट बी द बॉटम, हो सकता है और गिरे, जब गिरे आप और खरीदें, जब गिरे आप और खरीदें, जब गिरे आप और खरीदें, और ख़रीदते चले जाएं, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, देखें इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो अपना माइंडसेट बनाएं कि 2-3 साल में कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा। 2-3 साल में अगर 30% रिटर्न पे आते हैं ना, आप बर्कशायर हैथवे की प्रॉफिट मार्जिन को बीट कर रहे हैं, तो इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? वॉरेन बुफे के प्रॉफिट मार्जिन को आप बीट कर रहे हैं। आई थिंक वो 11% सालाना करता है, 33% हो गया, तो उसको आप मीट कर रहे हैं एटलीस्ट। सो 2-3 साल का माइंडसेट बनाए। अगर आपने लाखों डॉलर की गेम खेलनी है, ये जो है ना थूक से पकौड़े तलना कि मैं अपनी मोटरसाइकिल का टापा ठीक करा लूँ अगर मेरी फ्यूचर्स की ये वाली ट्रेड जो है वो बड़ी हो गई है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, छोड़े इन बातों को। 2-3 साल का माइंडसेट बनाएं, और जो कॉइन्स आपको लगता है कि पोटेंशियल शो करेंगे, जिसके पीछे इलॉन खड़ा हुआ है, ये बेसिकली सारी गेम होती है हाइप मार्केटिंग की। जिसकी हाइप बनाना चाहते हैं हाइप बनाते हैं। जब ट्रंप आया तो अंदर की खबर थी कि मिलियाना ट्रंप ने क्रिप्टो में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी बड़े हाई दामों पे, तो उन्होंने सबसे पहले लोगों का पैसा अपने कॉइन्स में लगवाया, जब पैसे रिकवर हुए कॉइन को डंप कर दिया, जो ट्रंप कॉइन के साथ हुआ था या मिलाना के साथ हुआ था, एग्जैक्टली वही। सो बेसिकली हाइप मार्केटिंग होती है। अगर लेट सपोज इलॉन मस्क है, उसके पास वैसे तो 400 अरब है, लेकिन उसका दिल चाहता है कि यार मेरे को 50 अरब और होने चाहिए मेरे पास, तो उसका कोई मसला नहीं, उसने एक ट्वीट करनी है, ट्वीट करेगा तो उसके फॉलोअर आएंगे, उसके फॉलोअर जो हैं वो बैंड वैगन पे जंप करेंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो है, रिटेल इन्वेस्टर आप हैं, उसको कोई 25-30 अरब का फ़ायदा हो जाएगा तो वो कॉइन को डंप कर देगा, उसके लिए कोई मसला नहीं है, ट्रेडिंग वॉल्यूम तो वही रहेगा। जो लोग अक्लमंद हैं वो राइट टाइम पे एंटर करेंगे और राइट टाइम पे एग्जिट करेंगे। वैसे भी डालना और निकालना टाइम पे ही चाहिए, वरना बेइज्जती हो जाती है। तो द पॉइंट बीइंग के आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को गेस करना, क्योंकि आप जरनामा देखने वाले हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको गेस करना, ये समझना कि इस वक्त मार्केट इंट्रिंसिक वैल्यू पे चल रही है, टेक बबल बर्स्ट होने वाला है, एआई बबल बर्स्ट होने वाला है, आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ाई जा रही है, हाइप मार्केटिंग की जा रही है, ये आपको समझ होनी चाहिए। और investing.com पे जाके और ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपको समझना चाहिए कि दुनिया किस तरफ को मूव कर रही है। मैंने वीडियो डाली थी कि ओनली मेटल्स विल प्रिवेल, और आप देख लें पूरी मार्केट क्रैश था लेकिन गोल्ड क्रैश नहीं हुआ हुआ, मैंने यही कहा था एग्जैक्टली। सो नॉट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, मैं भी कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, इट्स जस्ट दैट एक्सपीरियंस की वजह से या इकोनॉमिक्स पढ़ने की वजह से या ओवरऑल एक हाइप मार्केटिंग को बुलशिट डिटेक्टर की वजह से इतनी समझ आ गई। और मैं तो आपको सब कुछ बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप रोक के वो टर्मिनोलॉजी खुद सर्च करते हैं अपने लिए, नहीं करते, बट एनीवेज ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि इसको डिटेक्ट करना सीखें। आखिर 99 से लेके आज तक जिन लोगों ने अमेरिका में रह के 5 लाख, 10 लाख डॉलर, 15 लाख डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, उनमें कहीं ना कहीं 30-40% इस बात का फैक्टर है कि वो फ्यूचर को किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते थे और उसकी बेस पे उन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग की। माइकल बरे ने भी तो शॉर्ट लिया ही था ना मॉर्गेज मार्केट पे, तो बना ना बिलियनेयर फिर 2008 में, अगर आपने वो बिग शॉर्ट मूवी देखी है तो। एनीवेज, ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक मार्केट किस तरह काम करती है, ये जो ब्लैक मंडे आया ये क्यों आया, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी किस तरह बन सकती है, अगर आपने एंट्री लेनी है तो किस तरह लेनी है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कैसे लेनी है, नीचे जाए और ख़रीदें, नीचे जाए और ख़रीदें, नीचे जाए और ख़रीदें, बजाय कि गाड़ी में पैसा डालें, पीकेआर में इन्वेस्टमेंट करें और समझें कि साल के बाद मुझे 12% रिटर्न मिलेगा। भाई यहाँ से 12% रिटर्न मिलेगा, लेकिन इंटरनेशनल करेंसी में 20% गिरे होगे तो -8% पे होगे, और ये जो क्या कहते हैं इसको, महंगाई की शरह है वो भी 12% से 15% पे पहुंची होगी, तो -11% पे होगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करें,
और फ्यूचर ट्रेडिंग मत करें, लेवरेज यानी कि उधार लेके ना पैसे लें, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, 2-3 साल का प्लान बनाएं। ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको ये सारी डिटेल बता रहा था। आई होप कि इस मुश्किल वीडियो में से आपको वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली है तो अपना फीडबैक देके ज़रूर बताएं। जो बंदा बिजनेस में, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में या करियर एडवाइस में फंस रहा है, नीचे फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करें, मेरी टीम से मीटिंग बुक करें। 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम से आपको पेड कंसल्टेशन मिल जाएगी, नो डिस्काउंट अवेलेबल, क्योंकि पाकिस्तान में जिस प्राइस पे मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ, अगर गोरों को पता लग गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। एनीवेज, तो वो आपके लिए अवेलेबल है, आएँ डिस्कस करते हैं। कोई आपका मसला मैं सॉल्व कर सकूँ, कोई मेरा मसला आप सॉल्व कर सकें, दैट इज़ देयर। आई होप दिस वीडियोज़ आर गिविंग यू वैल्यू। अगर वैल्यू मिल रही है तो इंस्टाग्राम पे आके, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करके नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए वो भी बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें। ये थी आज की वीडियो। दिस योर बॉय एजी, ओवर नाउ, कट।